हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार शर्मा गुढ़ा एजुकेशन हब गुढ़ा गोरजी झुंझुनू ऑनलाइन क्लासेज में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स कैसे हो? तो हमने देखा था, अपन ने चैप्टर नंबर 31 पढ़ लिया था, गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन पढ़ा। युग्मक जनन में हमने क्या किया? देखो अपन ने क्या पढ़ा? युग्मक जनन। और युग्मक जनन ने हमने देखा क्या कि नर इधर मादा, ठीक है। नर के अंदर किसमें? गोनेड। अब नर गोनेड क्या है? टेस्टिस। और मादा या फीमेल गोनेड क्या है? ओवेरी, ठीक है। टेस्टिस के अंदर कौन सी क्रिया हुई? स्पर्मेटोजेनेसिस। ओवेरी के अंदर कौन सी क्रिया हुई? oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू किसका निर्माण हुआ? स्पर्म का। और oogenesis के थ्रू किसका निर्माण हुआ? ओव्यूम का, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम युग्मक जनन में पढ़ चुके थे। अब हमारा अगला जो टॉपिक है या अगला चैप्टर है वो है क्या? फर्टिलाइजेशन या निषेचन। यानी हमने पिछले चैप्टर्स के अंदर पहले मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने मेल एंड फीमेल में किस प्रकार से गैमेट्स या युग्मक बनते हैं उसके बारे में पढ़ा। और इस चैप्टर में हम क्या करेंगे कि केवल युग्मक बन गए, क्या इससे नई संतति पैदा हो सकती है? क्या नहीं हो सकती। क्या होगा? तो हमें क्या करना है कि इस स्पर्म को किसी भी तरह से कहाँ ले जाना है? इस ओव्यूम के पास ले जाना है, ठीक है। अब ये गैमेट्स कैसे हैं? दोनों हैप्लॉइड हैं। और हैप्लॉइड मतलब एगुणित हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, इन दोनों के अंदर क्या हुआ था? मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन हुआ और उसके फलस्वरूप एगुणित युग्मक बने। और ये एगुणित युग्मक एक दूसरे से क्रिया करते हैं। यानी हम बात करें साहब क्या कि इधर क्या है? ये ओव्यूम है, ठीक है ना। और इधर क्या है? ये स्पर्म बन गया। अब ये स्पर्म और ओव्यूम आपस में क्या होंगे? मिलेंगे, ठीक है। और आपस में मिलकर अब हम बात करें, एक एन और यहाँ दूसरा एन, एन प्लस एन इज इक्वल टू हमारे पास क्या हुई साहब? एक दूसरी या हम कह सकते हैं एक नई द्विगुणित संरचना का निर्माण होता है। और जो कैसी होती है? 2n। और इस संरचना को हम क्या कह देते हैं? इसको हम बोल देते हैं क्या? जाइगोट या युग्मनज, ठीक है। देखो याद रखना, अब हमने क्या किया? इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? निषेचन कह देते हैं। तो प्रॉपर वे में डेफिनेशन पढ़ सकते हो क्या? एगुणित नर युग्मक का एगुणित मादा युग्मक से संयोजित होकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। यहाँ हमने देखा, दूसरी बात सुनो कि जब फर्टिलाइजेशन होता है ना तो इसके अंतर्गत कुछ विशेष प्रोसेस होती हैं। क्या? देखो अपन ने देखा यहाँ सबसे पहले क्या हुआ? ये ओव्यूम है और ये स्पर्म है। ये स्पर्म ओव्यूम से आके मिलेगा। और जब ये स्पर्म ओव्यूम से आके मिलता है ना तो देखो सबसे पहले क्या होगा? ध्यान रखना कि इसका क्या? साइटोप्लाज्म। किसका? अंडाणु। और अंडाणु के साइटोप्लाज्म से किसका साइटोप्लाज्म मिलेगा? स्पर्म का। सबसे पहले किसमें क्रिया होगी? हमने कहा है कि एगुणित नर युग्मक का एगुणित मादा युग्मक से संयोजन हो रहा है। इसका मतलब संयोजन क्या होगा? सबसे पहले साइटोप्लाज्म से मिलेगा। भाई यहाँ पे देखा हमने, यहाँ इसमें साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, इसके बीच में ही तो है न्यूक्लियस। यहाँ हमने देखा यहाँ न्यूक्लियस है, आसपास तो क्या है? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जब हम बात करें किसकी, कि ओव्यूम का साइटोप्लाज्म किससे मिला?
स्पर्म के साइटोप्लाज्म से मिला। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं क्या, प्लाज्मोगेमी। ठीक है, अब सुनो, उसके बाद हमने देखा कि स्पर्म है ना, ये स्पर्म किस में एंट्री कर गया, स्पर्म को हमने देखा ये, और स्पर्म एंट्री कर गया किसके, अंडाणु के, ओव्यूम के अंदर। ठीक है, अब ओव्यूम के अंदर जब ये एंट्री कर जाता है ना, तो ऐसी स्थिति में तुम्हें पता है कि इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, ये दोनों न्यूक्लियस आपस में क्या होंगे, मिलेंगे। पहले दोनों न्यूक्लियस, अब ये देखो इधर क्या, ओव्यूम का न्यूक्लियस प्लस किसका, स्पर्म का न्यूक्लियस, ओव्यूम का न्यूक्लियस, स्पर्म का न्यूक्लियस मिलते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैरियोगेमी। क्या बोल देते हैं इसको, कैरियोगेमी कह देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट, अब तुम्हें पता है कि जब न्यूक्लियस मिला, ये न्यूक्लियस ओव्यूम का था, ये न्यूक्लियस स्पर्म का था, और ये न्यूक्लियस जब आपस में मिलते हैं, मान लो यहाँ से ये भित्ति टूट गई, अब इसमें क्या था, ये क्रोमोसोम थे, ये क्रोमोसोम आपस में क्या हुए, मिल गए। ये क्रोमोसोम आपस में क्या हुए, मानो मिल गए। अब तुम्हें पता है कि जब ये क्रोमोसोम का क्रोमोसोम से मिलन हो गया साहब, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स प्लस किससे मिले, यानी ओव्यूम का क्रोमोसोम्स किससे मिला, स्पर्म के क्रोमोसोम से मिला। इसका मतलब ये दोनों जब आपस में मिले ना, तो इस प्रोसेस को पता है हम क्या बोल देते हैं, एम्फीमिक्सिस कहते हैं। ठीक है, और एम्फीमिक्सिस की क्रिया के दौरान, क्योंकि एक जीनोम सेट ये था, दूसरा जीनोम सेट ये था, अब इनमें समजात गुणसूत्र हैं, वो आपस में क्या बना लेते हैं, पेयर बना लेते हैं, जोड़े बना लेते हैं, और जोड़े बनाए तो एम्फीमिक्सिस के द्वारा कौन सी संरचना, 2n, यानी क्या बन गया, जाइगोट बन गया। तो इस तरह से निषेचन की क्रिया में प्लाज्मोगेमी, दोनों के साइटोप्लाज्म का सम्मिश्रण, कैरियोगेमी, दोनों के न्यूक्लियस का फ्यूजन, और क्या, एम्फीमिक्सिस यानी उभय मिश्रण बोल देते हैं, और दोनों के क्रोमोसोम्स का मिश्रण। ठीक है ना, ये प्रोसेस हो गई। तो ये तो बात हो गई किसकी, फर्टिलाइजेशन। अब हम बात करते हैं सब टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन की। नेक्स्ट हम बात किसकी करेंगे कि निषेचन होता कितने प्रकार का है, अगली बात करते हैं। तो देखो एक चीज़ याद रखना कि निषेचन को हम, कि निषेचन कहाँ हो रहा है, आखिर निषेचन हो कहाँ रहा है, उसके आधार पर हम फर्टिलाइजेशन को क्या करते हैं, कई भागों में बांट देते हैं। ठीक है, तो देखो अब हम बात करें सब फर्टिलाइजेशन की क्या, टाइप्स की। और टाइप्स की बात करें तो हम दो प्रोसेस द्वारा इसको समझ सकते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट जो प्रोसेस है ना, इसमें हमने क्या देखा कि मान लो ये क्या था, फीमेल ट्रैक्ट, या हम बात करें ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है। ठीक है, ये रही सब। और हमने देखा क्या हुआ, इस जगह पर ओव्यूम रखा हुआ है। ठीक है, मेल ने क्या किया, कॉपुलेशन किया, कोइटस किया, कोइटस, और कोइटस के माध्यम से क्या हुआ, यहाँ अनेक क्या त्याग दिए, स्पर्म त्याग दिए, इजैकुलेशन किया, और ये स्पर्म यहाँ से मूवमेंट्स करते हुए पहुँचते हैं, और यहाँ जाकर ये क्या करते हैं, इससे क्रिया करते हैं। ठीक है, यानी हम बात करें सब कहाँ, एम्प्यूला के अंदर आकर, फैलोपियन ट्यूब के कौन से भाग में, इस्थेमस में नहीं, एम्प्यूला। और एम्प्यूला में भी क्या है, दो है ऑप्शन, एम्प्यूलरी एंड इस्थेमस जंक्शन भी बोल सकते हो, या प्रॉपर ऑप्शन एम्प्यूला आता है तो एम्प्यूला भी सही माना जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ आकर इसका मतलब हमें यहाँ केवल इतना समझना है कि निषेचन की क्रिया कहाँ हो रही है, यानी फर्टिलाइजेशन है। ये फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के
अंदर हो रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के क्या हो रहा है, अंदर हो रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ साहब, मादा शरीर के अंदर निषेचन की क्रिया हो रही है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, आंतरिक निषेचन। इसका मतलब ये हुआ, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे, आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं, तो देखो ध्यान रखना कि जब निषेचन की क्रिया मादा जननांगों के अंदर संपन्न होती है तथा निषेचन के लिए सभी माध्यम मादा जनन वाहिनियों के अंदर ही क्या कराया जाता है, प्रोवाइड कराया जाता है, उपलब्ध कराया जाता है, तो उस जनन को हम क्या बोल देते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब इसके लिए जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम कहें कि जैसे कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, भाई कुछ कीट होते हैं जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, ठीक है। हम बात करें साहब एवीज हैं, पक्षी हैं, उनमें क्या पाया जाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। हम बात करें कुछ रेप्टाइल्स हैं, और कौन हैं, मैमल्स, ठीक है। यानी कीट हैं, पक्षी हैं, रेप्टाइल्स हैं, स्तनधारी हैं, इनमें मुख्य रूप से कौन सा, आंतरिक निषेचन पाया जाता है। सेकंड हम बात करें क्या, देखो हमने देखा कि यहाँ क्या है, जल भरा हुआ है, ये क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। हम बात करते हैं साहब यहाँ पे क्या हुआ कि फीमेल, कौन, फीमेल, उसने अपना ओव्यूम किस में त्याग दिया, जल के अंदर त्याग दिया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्या कि इधर मेल ने भी क्या किया, अपने स्पर्म में वो किस में त्याग दिए, जल के अंदर, यानी ये क्या है, वाटर है, ठीक है। और इस जल के अंदर त्याग दिया। अब इनमें कुछ विशेष रासायनिक क्रियाएं होती हैं, या हम बात करें इनसे कुछ विशेष रसायन स्रावित किए गए जिनके उद्दीपन ये क्या करता है, प्राप्त करते हैं, और इसके आधार पर ये स्पर्म इधर गति करते हुए क्या करेंगे कि इसके पास आते हैं, और इसके पास आके इनमें से कोई भी एक स्पर्म है वो इसको क्या करेगा, फर्टिलाइज कर देगा। इसका मतलब देखो कि निषेचन की कंप्लीट क्रिया किसके अंदर हो रही है, जल के अंदर हो रही है। क्या यहाँ पर फीमेल बॉडी है, नहीं है। इसका मतलब ये प्रक्रिया किसके, फीमेल बॉडी के बाहर संपन्न हो रही है, फीमेल बॉडी के बाहर संपन्न हो रही है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे इसको, बाह्य निषेचन, ठीक है। और बाह्य निषेचन जैसे आप देखो, तुमने देखा होगा, मेनली हम बात करें पिस्सीज वर्ग है, या हम कहें मछलियाँ, अब ये मेनली कहाँ पाई जाती हैं, जल में। क्यों, एक चीज़ और याद रखना कि बाह्य निषेचन के लिए क्या चाहिए होता है, आवश्यक माध्यम। क्या चाहिए होता है, आवश्यक माध्यम। और उस आवश्यक माध्यम के रूप में कौन कार्य करता है, जल। इसका मतलब निषेचन की क्रिया किसके अंदर संपन्न हो रही है, जल के अंदर संपन्न हो रही है, ठीक है ना। तो ये हो गया साहब तुम्हारे क्या, जैसे मछली, उसके अलावा हम बात करें क्या, फ्रॉग है साहब, मेंढक, मेंढक में भी क्या होता है, मेंढक में भी नर है वो अपने शुक्राणु जल में त्याग देता है, मादा अपना अंडाणु जल में त्याग देती है, और जल के अंदर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, ठीक है। अब इसकी परिभाषा, बाह्य निषेचन, यानी इसकी परिभाषा क्या होगा कि जब निषेचन की क्रिया मादा शरीर के बाहर संपन्न होती है ना, तो इस क्रिया को हम क्या कह देते हैं, बाह्य निषेचन कह देते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना। तो इस तरह से हमने बात की सब, प्राकृतिक रूप से निषेचन है वो दो प्रकार से संपन्न होगा, या तो मादा शरीर के अंदर तो आंतरिक निषेचन, और या मादा शरीर के बाहर तो बाह्य निषेचन। अब इसमें तुम्हारे इंसेक्ट, एवीज, रेप्टाइल्स, मैमल्स आ गए एग्जाम्पल के लिए, और इसमें हम बात करें तो मछलियाँ हैं, अनेक मेंढक हैं, ये ऐसे, और मेनली ये जलीय प्राणियों में ही पाया जाएगा क्या, बाह्य निषेचन। कारण
क्यों सर? क्योंकि आवश्यक माध्यम के लिए हमें क्या चाहिए होता है? जल चाहिए होता है। जबकि आंतरिक निषेचन में आवश्यक माध्यम कौन प्रोवाइड कराता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में अनेक संरचनाएं या अनेक ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनसे आंतरिक निषेचन ऑटोमेटिकली। और एक चीज़ और याद रखना, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि बाह्य निषेचन की तुलना में आंतरिक निषेचन को अधिक सफल माना गया है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर तुम क्या दोगे कि साहब सही बात है। कैसे? जल में इसने क्या किया? नर ने अपने शुक्राणु त्याग दिए, मादा ने अपना अंडाणु त्याग दिया। अब उसी टाइम पर कोई अन्य शिकारी प्राणी आ गया जो इस ओव्यूम को खा गया, या इस जल का तापमान कुछ चेंज हुआ जिसकी वजह से ये शुक्राणु अंडाणु तक नहीं पहुंच पाए। यानी इसके अंदर अनेक प्रकार के वातावरणीय या जैविक कारक अवरोध पैदा कर सकते हैं और निषेचन होने से पहले अंडाणु या शुक्राणु क्या हो सकता है? डैमेज हो सकते हैं, सब नष्ट हो सकते हैं। ठीक है ना? जबकि यहाँ सारी क्रिया इसके अंदर संपन्न हो रही है। अब अंदर संपन्न हो रही है तो यहाँ पे बाह्य वातावरणीय कारक या जैविक कारक का तो कोई मतलब ही नहीं होता। दूसरी बात, यहाँ अंदर इस प्रकार का आवश्यक माध्यम तैयार किया जाता है जिससे निषेचन की क्रिया है ना वो क्या हो सके? आसानी से हो सके। तो निषेचन के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है? अब देखो एक चीज़ और याद रखना, या एक बात हम और बता देते हैं कि निषेचन को हमने बांट दिया दो प्रकार या दो भागों में। ये तो था प्राकृतिक, लेकिन एक और होता है जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में AI। ठीक है? देखो AI की फुल फॉर्म होती है क्या? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है ना? क्या हो गया साहब? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात कर लेते हैं। अब देखो इसमें आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम और इंसेमिनेशन यानी वीर्य सेचन। इंसेमिनेशन या वीर्य सेचन का मतलब क्या होता है कि मैथुन द्वारा नर है जब अपने स्पर्म किसमें? मादा जनन वाहिनी या वैजाइना में इजैकुलेट करता है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन कहते हैं। ठीक है ना? यानी स्पर्म का किन में त्यागना? वैजाइना में त्यागना या इजैकुलेशन करना ही क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन या वीर्य सेचन। लेकिन पता है कई बार प्रॉब्लम क्या होती है कि वीर्य सेचन की क्रिया किसके द्वारा की जाती है? यानी इंसेमिनेशन की जो क्रिया है वो किसके द्वारा की जाती है? पेनिस के द्वारा की जाती है। अब मान लो किसी भी मानव में पेनिस में कोई भी प्रॉब्लम हो गई जिससे प्रॉपर अपन पेनिस के माध्यम से क्या कर सकते हैं? इंसेमिनेशन नहीं करा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि कोई क्या करेंगे? कृत्रिम उपकरण यूज में लेते हैं। ठीक है? उदाहरण के लिए हमने बात की साहब एज ए इंजेक्शन के रूप में हमने ये ले लिया कृत्रिम उपकरण। ठीक है ना? और इसके अंदर सीमन भरा, इसमें क्या भर लिए? सीमन, या हम बात करें स्पर्म। और इन स्पर्म को हमने क्या किया? मादा के वेजिनल मार्ग में कृत्रिम रूप से प्रवेश कराया। इसी को हम कह देते हैं क्या? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम वीर्य सेचन। परिभाषा, जब स्पर्म या सीमन को मादा के वेजिनल मार्ग में किसी कृत्रिम उपकरण, या हम कह सकते हैं एक तरह से क्या कि जब संरक्षित वीर्य, या इसको हम बोलते हैं साहब क्या? प्रिजर्व रखा हुआ सीमन, और इसको हम किसके माध्यम से? किसी एपैरेटस के माध्यम से या किसी उपकरण के माध्यम से हम किस में प्रवेश कराते हैं? मादा के वजाइना में प्रवेश कराते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? कृत्रिम वीर्य सेचन कहते हैं, क्योंकि इसमें पेनिस का कोई योगदान नहीं है। कृत्रिम उपकरण के माध्यम से हमने वजाइना में पहुंचा है। ठीक है ना? अच्छा, अब ये प्रक्रिया मेनली हम किस में काम में लेते हैं? देखो अधिकांशतः तो इसको काम में लिया जाता है पशुओं में, नस्ल सुधार हेतु। तो पता है गाय के अंदर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बहुत मात्रा में कराया जाता है, और जिसके द्वारा हम अनेक प्रकार की संकरित प्रजातियां क्या करते हैं? बनाते हैं। जैसे भाई हमने क्या किया कि मान लो जैसे हॉल्स्टीन है,
ठीक है ना। या अपन बात करें क्या कि जैसे स्विट्जरलैंड की नर पशु का सीमन प्रेजर्व किया हुआ था। अब हम नर पशु को तो नहीं ला सकते इंडिया में, लेकिन नर पशु के सीमन को संरक्षित करके ला सकते हैं। अब संरक्षित करके लाए तो उसको किसी एपेरेटस की सहायता से तो हमने क्या किया, फीमेल या गाय के वेजिनल मार्ग में क्या कराया, इंटर कराया, ठीक है ना। तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम वीर्यसेचन। और अगर अपन मानव की बात करें तो देखो मानव में कृत्रिम वीर्यसेचन द्वारा जो क्रिया होती है उसको हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। यानी तुम्हें पता होगा कि इसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उस टेस्ट ट्यूब में आर्टिफिशियल माध्यम तैयार किया जाता है, उस माध्यम में क्या किया जाता है, ओव्यूम को रखा जाता है, और ओव्यूम को रखने के बाद ध्यान रखना इसके अंदर क्या प्रवेश कराए जाते हैं, यानी ये हम कृत्रिम रूप से मानव के हस्तक्षेप द्वारा प्रेजर्व सीमन के माध्यम से प्रेजर्व या संरक्षित किए गए ओव्यूम को फर्टिलाइज कराया जा रहा है। तो इसी को भी हम किसके, यानी इस प्रोसेस को भी हम क्या, आर्टिफिशियल वीर्यसेचन में ही रख देते हैं, ठीक है ना। अब हम आगे बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बारे में, ठीक है। तो वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।